इस साइंस फिक्शन और फ्यूचरिस्टिक कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब काफी ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी थी। मिलिट्री फोर्सेस और कई सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर सोल्जर्स के अंदर एआई सिस्टम फिट कर दिए होते हैं। ये सब इसीलिए किया गया था ताकि ये एआई ह्यूमनॉइड रोबोट्स उनकी मदद करें हर एक प्रॉब्लम में। इससे इंसानों के काम में एफिशिएंसी काफी बढ़ जाएगी और वो सबसे बेस्ट काम कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो सारे एआई ह्यूमनॉइड रोबोट्स एक समय के बाद एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, यानी कि वो अब अपने लिए लड़ने लगे और इंसानों पर हमला करने लगे। उन्हें खुद के लिए कुछ करना था और इस तरीके से इंसानों की गुलामी तो नहीं कर सकते। यही रीजन होता है कि जितने भी एआई ह्यूमनॉइड रोबोट्स मौजूद थे उन्होंने इंसानों और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। ये बात तो क्लियर थी कि उन सारे एआई रोबोट्स के पास इंसानों से ज्यादा शक्तियां होती हैं, इसीलिए कोई भी इंसान उनके सामने पावरफुल नहीं बन पा रहा था। बहुत सारे धमाके होते हैं और एकदम से जंग का माहौल छा गया। लेकिन इस बार इंसानों के बीच जंग नहीं बल्कि इंसानों और एआई रोबोट्स के बीच हो रही होती है। ये वो रोबोट्स थे जो इंसानों ने खुद ही बनाए और खुद के ही दुश्मन क्रिएट कर दिए। इतने बड़े बड़े धमाकों के अंदर कई सारे लोगों की जानें जाती हैं और ये एआई रोबोट्स तो बिल्कुल भी रुक ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा होता है कि इंसानों और रोबोट्स में एक वर्ल्ड वॉर चालू हो चुकी है। इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए दुनिया के हर एक मिलिट्री फोर्स अपने अपने बेस्ट सोल्जर्स भेजते हैं और उनसे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिनका नाम आईसीएन था। इस नए ऑर्गेनाइजेशन में इतने काबिल सोल्जर्स होते हैं जो इन एआई रोबोट्स को मार सकते थे। उनका सबसे बड़ा टारगेट था हार्ले नाम का वो सबसे पहला एआई रोबोट जिसे कि इंसानों ने ही अपने फायदे के लिए बनाया था। लेकिन कुछ समय बाद हार्लेन के दिमाग में चेंजेस होने लगे और वो खुद के बारे में सोचने लगा। हार्लेन ने ही धीरे धीरे एआई रोबोट्स की सेना बनाना स्टार्ट किया और आज उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। हार्लेन चाहता था कि इस पूरी दुनिया पर से इंसान हटकर रोबोट्स आ जाएं जिससे कि वो यहाँ का एडवांसमेंट अपने हिसाब से कर सकें। लेकिन अब पूरी दुनिया के सोल्जर जो कि आईसीएन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लिए थे वो एक साथ मिलकर हमला करने लगे। देखते ही देखते एक साथ कोऑर्डिनेट करने के बाद उन्होंने ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एक टुकड़ी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी तरीके से वो लगातार सभी को मारते जा रहे थे। उन्हें पता था कि अगर इन एआई रोबोट्स को नहीं मारा गया तो इंसानी प्रजातियां इसी तरीके से खत्म होती जाएंगी। एक समय बाद ऐसा मोमेंट आता है जब हम सभी इंसान जीतने वाले होते हैं। आईसीएन के सोल्जर्स ने अपना सबसे बेस्ट प्लान बनाकर उनकी मेन टुकड़ी को भी हरा दिया था, यानी अब वो एआई ह्यूमनॉइड रोबोट्स की सेना पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हार्लेन को जब इन सारी चीजों के बारे में पता चला तो उसने अपनी जान दे दी। लेकिन जाते जाते उसने इतना तो मैसेज रिकॉर्ड कर दिया था कि वो वापस जरूर आएगा। फिलहाल अच्छी बात तो ये थी कि इंसानों ने वो जंग जीत ली होती है रोबोट्स के खिलाफ। सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो चुकी थी और इंसान अपने हिसाब से पृथ्वी और वहाँ के सत्ता को चला सकते थे। अब इस मोमेंट के बाद पूरे 2 डेकेड बीत चुके थे और हमें पृथ्वी का सीन दिखाया गया जो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो चुका होता है। इंसान हर एक चीजों में रोबोटिक्स और एआई का यूज करता था लेकिन उन्हें उतना एडवांस नहीं बनाता क्योंकि उन्हें पता है कि एआई को एडवांस बनाना मतलब उनके लिए खतरा पैदा करना। इस मोमेंट पर हम आईसीएन के कई सारे सोल्जर्स को देखते हैं जिन्हें खबर मिली थी कि एक बिल्डिंग के अंदर किसी ऐसे इंसान को देखा गया है जो एआई ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी कि उसके अंदर भी सारे एआई सिस्टम्स मौजूद हैं। आईसीएन के सोल्जर्स तुरंत ही उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और चारों तरफ स्कैनिंग करने लगते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि ये एआई रोबोट है तो वो उसे बेहोश करके पकड़ लेंगे। अब लगातार आगे बढ़ने पर उन्हें एक ऐसा आदमी मिल ही गया जो कि एआई ह्यूमनॉइड रोबोट होता है। उस आदमी का नाम कास्का था। हमें बाद में पता चला कि कास्का हार्ले का ही असिस्टेंट होता है जो उसके विजन्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहता था। अब वो सोल्जर्स तो एक साथ मिलकर कास्का को बेहोश करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कास्का की बॉडी में एआई एबिलिटीज होने के कारण वो नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा ताकतवर था। उसने एक एक करके सभी सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। सोल्जर्स के पास तो एडवांस वेपन्स भी मौजूद थे लेकिन कोई भी कास्का के सामने नहीं टिक पाता। कास्का ने सभी को खत्म तो कर दिया और वो वहां से भागने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन पीछे से एक सोल्जर ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहीं बेहोश कर दिया होता है। यानी कि अब कास्का उनके कब्जे में है और वो उसे ट्रांसफर कर रहे थे आईसीएन के हेडक्वार्टर में। अब हमें यहाँ एटलस नाम की एक वैज्ञानिक को दिखाया गया जो आईसीएन के लिए ही काम करती थी। एटलस ने आज तक बहुत सारे मिशन सॉल्व किए होते हैं जो कि मिलिट्री फोर्सेस तब से नहीं कर पा रही थी। वो जब सो के उठने के बाद जब न्यूज देख रही थी तो उसे पता चला कि कास्का नाम का वो एआई ह्यूमनॉइड रोबोट पकड़ा चुका है। कास्का तो हार्लेन का ही साथी था और इन सारी चीजों के बारे में पता चलने के बाद एटलस थोड़ा सा शॉक हो गई। वो तुरंत ही तैयार होकर अपनी एडवांस स्पेसशिप में बैठ जाती है और आईसीएन के हेड ऑफिस में चली जाती है। हेड ऑफिस में तो हमें यहाँ जनरल दिखाए गए जो कि कर्नल से बात कर रहे थे। जनरल ने कर्नल से साफ कह दिया कि इस मिशन में एटलस को शामिल कर लिया जाए जिससे कि वो कास्का से पूछताछ कर सके। जनरल को एटलस पर पूरा भरोसा था कि वो किसी भी तरीके से कास्का से ये उगलवाई लेगी कि आखिरकार हार्लेन कहाँ पर छुपा हुआ है और उसका नेक्स्ट प्लान क्या होगा। लेकिन पता नहीं क्यों कर्नल इस बात के लिए राजी नहीं हो रहे थे।
उन्हें लग रहा होता है कि एटलास जो इतने सारे लोगों से घुलती मिलती नहीं थी, वो इतनी आसानी से कैसे कास्का से सब उगलवा लेगी। वो तो बार बार एटलास को इस केस से दूर रखने के लिए कहते हैं, बट जनरल अपना विश्वास दिखा रहे थे और सीधा चले जाते हैं एटलास को सारी मिशन के बारे में समझाने के लिए। उन्होंने एटलास को कहना स्टार्ट किया कि कास्का से तुम जाकर पूछताछ करो और सारी इंफॉर्मेशन निकलवाओ, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हुई तो कास्का अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। एटलास को ये चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, लेकिन वो ये सब करके ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो तुरंत ही चली जाती है उस सिक्योरिटी रूम में जहाँ कास्का का सर रखा गया था। वो एक रोबोट होता है, तो इसीलिए एटलास उसके दिमाग में सारे रेडिएशन डालकर चेक करने लगी कि आखिर कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। साथ ही साथ एटलास कास्का से ये उगलवाने की कोशिश कर रही थी कि हार्लेन की लोकेशन क्या है। शुरुआत में कास्का ये सारी बातें बिल्कुल नहीं बताता, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है और वो अपने लीडर का लोकेशन उन्हें क्यों बताए। लेकिन शायद एटलास बहुत ही ज्यादा चालाक थी। उसने कास्का को इस तरीके से उलझा दिया जिससे वो उसके पूरे नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल पा लेती है। यानी कास्का इस समय जो भी सोच रहा है एटलास उसे देख पाएगी। और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए एटलास ने हार्लेन की लोकेशन का पता लगा लिया होता है। हार्लेन तो किसी दूसरी गैलेक्सी के एक अलग ही प्लैनेट पर मौजूद था। अब कास्का को लगा कि वो हार चुका है, इसीलिए वो एटलास पर फायर करता है। लेकिन एटलास तो इस सारी चीजों के लिए पहले से तैयार थी। उसने अपने सामने इनविजिबल शील्ड जो क्रिएट कर ली होती है, और अब यहाँ कास्का का काम तो पूरा हो चुका था, इसीलिए एटलास ने उसे इलेक्ट्रिसिटी के झटके देकर खत्म कर दिया। जब रिजल्ट सभी के सामने आता है तो सब एकदम एटलास से खुश हो चुके थे। रीजन यही होता है कि इतने सारे इंटेलिजेंट लोगों की टीम ये सारी चीजें नहीं कर पा रही थी, बट एटलास ने 1 घंटे में ये कर दिया। सभी एटलास की इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। अब कर्नल यहाँ तुरंत कहने लगे कि लोकेशन मिलने के बाद हम हार्लेन को जाकर मार देंगे। हमारे पास एडवांस वेपन्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जिससे कि उसे मारना ही होगा, नहीं तो वो पता नहीं हमारी पृथ्वी पर कब हमला कर दे। लेकिन एटलास कहने लगी कि आप लोगों के साथ मैं भी चलूंगी, क्योंकि वो सब बिल्कुल नहीं जानते कि हार्लेन क्या क्या कर सकता है। एटलास जिद करने लगी, पर कर्नल इसके लिए मानते नहीं। वो तो अब ये शो करने के लिए हार्लेन और जनरल को एक दूसरी जगह लेकर जाते हैं जहां उनके एडवांस वेपन्स थे। उन्होंने दिखाया एक बहुत ही एडवांस रोबोट जो कि इंसान द्वारा कंट्रोल किया जा सकता था। इसके लिए एक न्यूरोलॉजिकल डिवाइस होता है जो इंसानों और रोबोट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता हो, यानी सोल्जर्स को डबल प्रोटेक्शन मिलेगी और उनकी ताकतें तो 100 गुना बढ़ जाएंगी। अब यहाँ एक सच्चाई रिवील हुई कि ये सारे एडवांस रोबोट का सिस्टम एटलास की मदर ने बनाया था, लेकिन एटलास की मदर कुछ समय पहले मारी गई थी। कर्नल यहाँ पर एटलास को शांत रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि इन सारे रोबोट्स में और भी ज्यादा एडवांसमेंट किए गए हैं, यानी इन सबको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था। फिर भी एटलास बार बार जनरल को कह रही होती है कि मेरे बिना अगर आप सब गए तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे और हार्लेन हमारे ऊपर हमला भी करेगा। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद जनरल आखिरकार मान ही जाता है एटलास को उस मिशन में भेजने के लिए। कर्नल के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो अपने एडवांस स्पेसशिप में बैठकर उस टारगेटेड लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं जहां हार्लेन मौजूद था। उनकी स्पेसशिप जैसे ही पृथ्वी के ऑर्बिट के पार पहुंचती है तो वहां पर एक सिक्योरिटी गेट बना हुआ था। ये सिक्योरिटी गेट पृथ्वी की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया होता है, जहां से सिर्फ परमिशन मिलने पर ही जाया जा सकता था। ये देखकर पता ही चलता है कि इंसानों ने टेक्नोलॉजी में कितनी ज्यादा ग्रोथ कर ली है। अब यहाँ एटलास और उसकी टीम स्पेसशिप में बैठकर सीधा लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगती है उस दूसरी गैलेक्सी में जिस प्लेनेट पर हार्लेन मौजूद था। यहाँ ट्रैवल करते हुए एटलास पूरे मिशन पर रिसर्च कर रही थी, लेकिन अचानक उसे अपने पास के कुछ विजन याद आते हैं जब उसकी मदर उसके पास रहती थी। वो एक फोटो फ्रेम देखती है जिसमें हार्लेन भी मौजूद था। हमें ये पता चलता है कि एटलास की मदर ने ही हार्लेन को बनाया था। हार्लेन उनके घर पर एक नौकर की तरह काम किया करता है, बट जैसे ही उन सारे एआई रोबोट्स की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस कर दी गई और वो उन सारे मशीन से कनेक्ट होने लगे जो ह्यूमंस डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो हार्लेन जैसे कई सारे एआई रोबोट्स अब अपने हक के लिए लड़ने चले आए थे। हमें दिखाया गया कि उनका स्पेसशिप दूसरी गैलेक्सी में पहुंच चुका है और उस प्लेनेट के ऑर्बिट में मौजूद है जहां पर हार्लेन हो सकता है। सारा क्रू एक साथ बैठा हुआ था और एटलास उन्हें कुछ रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती है जिससे उतरने से पहले वो सब पढ़ ले। एटलास उन्हें प्लेनेट के बारे में बताने लगी कि वहां पर इंसानों की रहने लायक बिल्कुल एनवायरनमेंट नहीं है, यानी हमें स्पेस सूट बड़े अच्छी तरीके से पहन कर जाना पड़ेगा। एटलास तो सेफ्टी के लिए उन सभी के कानों पर कनेक्ट हुआ एक एडवांस डिवाइस निकालने के लिए कहती है, क्योंकि सभी एआई ह्यूमनॉइड रोबोट्स इन मशीन को बड़े आसानी से हैक कर सकते थे। ये सुनते ही बाकी सारा क्रू एटलास पर हंसने लगा था, क्योंकि इस डिवाइस को काफी एडवांस बनाया गया है। बट एटलास ही जानती थी कि वो एआई ह्यूमनॉइड रोबोट्स कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं। वो चाहे तो मैन्युअली चलने वाली घड़ी को भी हैक कर दे।
एटलास के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा था तो उसे गुस्सा आने लगा और वो सभी को सच्चाई बताती है कि तुम चाहे कितने भी एडवांस हो जाओ, हार्लेन और उसके एआई रोबोट्स की सेना को तुम कभी नहीं हरा पाओगे। वो इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। कर्नल यहाँ पर एटलास पर थोड़ा चिल्लाते हैं क्योंकि वो मिशन की शुरुआत होने से पहले ही पूरे क्रू को डिमोटिवेट कर रही है। एटलास को इस बात से समझ में आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तो कर्नल से माफी भी मांगने लगी अपनी इस हरकत के लिए, बट उन सारे क्रू मेंबर्स को सच्चाई तो बताना जरूरी था। लैंडिंग की अच्छी तरीके से प्लानिंग होने के बाद सभी अब उस अनजान प्लेनेट के ऑर्बिट में जाने लगे। एटलास और उसके सारे क्रू मेंबर स्पेसशिप को लेकर सीधा उस प्लेनेट पर लैंडिंग के लिए बढ़ने लगे। कर्नल और उसके बाकी सारे सोल्जर्स ने अपने एडवांस रोबोट के अंदर चले गए होते हैं जिससे वो कंट्रोल करके उन पर हमला करेंगे, बट अचानक उस प्लेनेट के अंदर पहुंचते ही वहां अलार्म्स बजने लगे थे। ये सिस्टम ऑब्वियसली हार्लेन और उसके साथियों ने ही बनाया था ताकि कोई भी दुश्मन उनके ऑर्बिट में न घुस सके। ये पता चलने पर तुरंत ही अब उनकी स्पेसशिप पर हमला होने लगा और चारों तरफ एकदम आग फैल जाती है। उनकी स्पेसशिप आउट ऑफ कंट्रोल होकर अब नीचे गिरने लगी। कर्नल तो अपने सारे क्रू मेंबर्स को बोलते हैं कि अपने रोबोट से कनेक्ट हो जाओ और सीधा लैंड करो उस प्लेनेट पर जाके। एटलास तो उन सभी को रोक रही होती है क्योंकि शायद हार्लिन यही चाहता है कि वो सब अलग हो जाएं। इससे वो कमजोर हो जाएंगे और उन्हें मारना बड़ा आसान हो जाएगा। बट इस क्रिटिकल सिचुएशन में सभी लोग कर्नल की बात मानते हैं। कर्नल ने तो यहाँ एटलास की सुरक्षा के लिए उसी भी एक रोबोट के अंदर डाल दिया जिससे वो कनेक्ट होने के लिए कहता है, लेकिन एटलास इस टेक्नोलॉजी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी। उसे लग ही रहा होता है कि हार्ले इस डिवाइस को हैक करके उसे कंट्रोल में कर लेगा। और ऊपर से परेशानी वाली बात ये थी कि एटलास को वो रोबोट चलाने ही नहीं आता। उनकी स्पेसशिप बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी और सीधा एक पोजीशन पर आकर लैंड हो जाती है। बाकी सारे क्रू मेंबर्स जब वहां पर उतर रहे थे तो हार्ले द्वारा भेजे गए सभी एआई रोबोट्स उन पर हमला करने लगे। उनकी सेना इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि कोई उनका सामना ही नहीं कर सकता। एटलास थोड़ी दूरी पर गिर रही थी, लेकिन वो अब तक रोबोट को कंट्रोल करना सीखी नहीं होती। इसीलिए जब वो उस रोबोट के अंदर मौजूद होकर क्रैश लैंड करती है तो उसे काफी चोट लग गई। थोड़ी देर तक अब कुछ आवाजें आ रही थी जो अब बंद हो जाती हैं, जिससे कि एटलास ने सोचा कि उसे आगे बढ़ना चाहिए। एटलास ने मैप पर नोटिस किया कि इस प्लेनेट से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ उनका वो एस्केपिंग शिप है जो कि यहाँ से अब कई ज्यादा दूरी पर मौजूद था। तो इसीलिए एटलास अपने उस बड़े से रोबोट को कमांड देती है कि तुम मुझे वहां पर लेकर चलो। अब वो रोबोट एटलास की बातें मान तो जाता है, लेकिन वो बहुत ही ऊंचाई पर जाके जंप लगा रहा था। अगर ऐसा हुआ तो एटलास का रोबोट बाकी सभी की नजर में आ जाएगा, जिससे सभी उसके ऊपर हमला करने आ सकते थे। एटलास ने रोबोट को धीमा होने के लिए कहा, पर वो उसका कमांड नहीं मानता क्योंकि एटलास अभी तक उस रोबोट से परफेक्टली कनेक्ट नहीं हुई है। कोई ऑप्शन ना होने के कारण एटलास वो डिवाइस ले लेती है और उससे कनेक्ट हो जाती है। उस रोबोट ने सबसे पहले एटलास का रेटिना स्कैन किया और उसे एक अलग ही आइडेंटिटी प्रोवाइड की। थोड़ी देर बाद पता चल रहा था कि वो रोबोट आराम से चल रहा है जैसा कि एटलास ने बताया था। यानी एटलास एक तरीके से उस रोबोट को कंट्रोल करने में कामयाब हो चुकी थी। रास्ते में चलते हुए वो रोबोट तो अपना भी नाम स्मिथ बताता है, जिसे सुनकर एटलास थोड़ा चौंक गई क्योंकि रोबोट के तो नाम नहीं होते। उन्हें सिर्फ रोबोट बुलाया जाए वही अच्छा है। एटलास ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अपनी मदर द्वारा बनाई गई इतनी एडवांस चीजों को खुद यूज करेगी। कई मिनटों का रास्ता तय करने के बाद अब एटलास अपने रोबोट के साथ उस लोकेशन पर आ चुकी थी जहां उनका स्पेसशिप क्रैश लैंड हुआ था। वो नोटिस करती है कि उसके कई सारे साथी मारे जा चुके हैं। इवन उनका रोबोटिक सूट उन्हें गिरने से बचा सकता था, पर ये काम एआई रोबोट्स का है। उनके बाहर ही मौजूद शील्ड वाले रोबोट को तोड़कर उन सारे क्रू मेंबर्स को मारा गया था। एटलास तुरंत ही वहां जाकर देखती है कि कोई जिंदा तो नहीं है, और जो मेंबर्स मर चुके थे वो उनका टैग जमा कर लेती है उनकी श्रद्धांजलि के लिए। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन इससे पहले एटलास ने उन सभी को वार्निंग दी भी थी क्योंकि उसे अंदाजा था कि ये सारे रोबोट्स कितने ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। थोड़ा सा साइड में जाने पर उन्हें पता चला कि कर्नल अभी भी जिंदा है अपने एआई रोबोट के अंदर। लेकिन तभी एटलास की नजर कुछ एआई रोबोट्स के ऊपर गई और वो देख पा रही होती है कि कास्का अभी भी जिंदा है। ये हो सकता है कि हार्लिन ने जरूर कास्का को वापस जनरेट कर दिया हो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से। और वहां तो कास्का और सारे एआई रोबोट्स एटलास को स्कैन कर लेते हैं कि वो उस जगह पर मौजूद है, इसीलिए सभी हमला करने के लिए तुरंत ही वहां पर आ गए। एटलास के ऊपर तो इतनी बड़ी एआई रोबोट्स की सेना हमला करने लगी थी कि वो बच भी नहीं पाती। फिर भी वो अपने रोबोट को कमांड देती है कि तुम यहाँ से भाग निकलो। उस रोबोट को सच में बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था और वो ठीक से चल भी नहीं पाता। अब इतने सारी सेनाओं को देखने के बाद एटलास के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो अपने रोबोट से कह देती है कि तुम न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर दो, जिससे कि एटलीस्ट उन्हें भागने का मौका तो मिल जाएगा। ऐसा कहते ही वो रोबोट एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे कई सारे टेरिटरी वाले एआई रोबोट्स मारे गए थे।
धमाके के बाद पता चला कि इससे कास्का को कुछ भी नहीं हुआ है। कास्का तुरंत ही अपने सारे वेपन्स लेकर एटलास के पास आया, पर तब तक एटलास का रोबोट जहां खड़ा हुआ था वहां पर एक गड्ढा बन जाता है। गड्ढे के अंदर एटलास का रोबोट अंदर चला गया था, यानी इससे कास्का से तो वो बच गए थे, पर अब अंदर जाकर फंस जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एटलास का पैर ही टूट गया था, जिससे बोलने पर उसका रोबोट एटलास के पांव पर एक स्टील रॉड लगा देता है। इस पूरे प्रोसेस से एटलास को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बाद में तो रोबोट ने उसे एक लॉलीपॉप भी दिया, जो कि इन सारे दर्द को भुला देता है। अब वो रोबोट वापस से एटलास को समझाने लगा कि हमें एक दूसरे से लिंक होना ही पड़ेगा, तब जाकर ही तुम मेरी पूरी पावर यूज कर पाओगे। एटलास ने तुरंत ही जाकर वो लिंक डिवाइस कानों में पहन लिया, जिससे अब पूरी तरीके से वो दोनों कनेक्ट हो चुके थे और पहले से ज्यादा अच्छी तरीके से उसे यूज कर पाएंगे। ऊपर मौजूद कास्का ने तुरंत ही हार्लिन को इन्फॉर्म कर दिया होता है कि एटलास भी जिंदा है और हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें हार्लिन दिखाया गया जिसके पास कर्नल मौजूद थे और वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हुए कुछ बात उगलवाना चाहता है। यहाँ उस गहरे गड्ढे के अंदर एटलास काफी सफोकेट फील कर रही थी। वो अपने रोबोट स्मिथ से बात करती है कि अगर हम यहाँ से ऊपर जाएं तो क्या होगा। स्मिथ ने तुरंत ही बता दिया कि इसमें बहुत ज्यादा पावर्स खर्च होंगी, तो इससे अच्छा यही होगा कि हम खुदाई करके यहाँ से दूसरी तरफ जाएं, क्योंकि उस जगह पर बहुत ही एंशिएंट गुफाएं मौजूद हैं। उस जगह पर हमें कहीं से बाहर निकलने का रास्ता तो मिल ही जाएगा। एटलास को भी ये प्लान अच्छा लगता है, तो वो अपने रोबोट के साथ निकल पड़ी थी। लगातार खुदाई करके आगे बढ़ने के बाद आखिरकार एटलास और स्मिथ वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ एक गुफा मौजूद थी। लेकिन जब वो बाहर निकल कर आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक एआई ड्रोन की नजर उन पर पड़ गई, यानी कि अब वो पूरा डेटा कास्का के पास भेज देता है, जिससे कास्का को एटलास की लोकेशन का पता चल गया। वो तुरंत ही अपने कई सारे एआई रोबोट्स और खुद भी उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ा। एटलास उस पोजीशन पर कई अजीब तरीके के पेड़ पौधे देखती है। ये पौधे बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, जो छूने पर ग्लो कर रहे होते हैं। वहीं अब यहाँ स्मिथ को अंदाजा हो चुका था कि कहीं न कहीं उनके दुश्मन यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए उसने पहले से तैयारी की और रास्ते में कई सारे डायनामाइट लगा दिए। कास्का और उसके सैनिक जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो डायनामाइट पर पैर रखने के कारण वो ब्लास्ट होने लगे। वहां पर बहुत ज्यादा तबाही होती है, जिससे कोई बच नहीं पाएगा। एटलास को भी स्मिथ पर भरोसा हो गया था कि किस तरीके से वो उसकी मदद कर रहा है। धमाका खत्म होने पर वो तुरंत ही वहां जाकर देखने लगी कि कास्का तो मर चुका होगा, बट वहां कास्का का सर अभी भी मौजूद था। एटलास तुरंत ही कास्का के सर को उठाती है और उसे तोड़ने के बाद सारे डेटा पता करती है कि हार्लिन कहाँ मौजूद है। उसे हार्लिन की लोकेशन अपने आसपास ही लग रही थी, यानी कि वो कास्का का डेटा अपने सिस्टम में स्टोर कर लेती है। अब यहाँ एटलास को किसी भी तरीके से हार्लिन तक पहुंचकर उसे कमजोर करना होगा, जिससे अगर कोई भी रेस्क्यू टीम यहाँ इन फ्यूचर आती है तो उन्हें हार्लिन को मारने में ज्यादा परेशानी न हो। अब वो जानती थी कि अगर वो इस तरीके से अपने रोबोट से कनेक्टेड रहेगी तो हार्लिन जरूर उसे हैक कर लेगा, इसीलिए एटलास वो डिवाइस अपने कान से निकाल देती है, जबकि स्मिथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो कहता है कि अगर ऐसा होगा तो हम अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन एटलास के समझाने पर स्मिथ समझ गया और बिना डिवाइस के कनेक्टेड होने के बावजूद भी वो एटलास की बात मान रहा था। एटलास ने स्मिथ को सारे मिशन के बारे में बताया और सीधा वो लोकेशन ट्रैक करते हुए हार्लिन की उस पोजीशन पर पहुंचे, जो एक अलग ही दुनिया थी। वहां हार्लिन ने काफी एडवांस चीजें अप्लाई करके रखी होती हैं और ब्लू कलर का ग्लोइंग पानी भी मौजूद था। अब ये क्या चीज होती है ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा, लेकिन एटलास और स्मिथ एक साथ मिलकर उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। एटलास तो तुरंत ही अपने रोबोट के साथ उस अड्डे में जैसे ही आती है तो उसने देखा कि हार्लिन ने पहले से ही उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में कर लिया है, यानी आईसीएन के सोल्जर्स द्वारा बनाए गए वो एडवांस रोबोट और स्पेसशिप। तभी एक ड्रोन की नजर एटलास के ऊपर पड़ गई थी, इसीलिए सभी एआई रोबोट्स उस पर हमला करने लगे। स्मिथ तो एटलास को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश तो करता है, पर अचानक वो गिर गया था, जिससे एटलास कंट्रोल नहीं कर पाती। हार्लिन ने एटलास को किडनैप कर लिया। वो एटलास को अब अंदर लाकर कई सारी बातें पूछने की कोशिश करता है। सच्चाई तो ये थी कि एटलास की मदर और हार्लिन जब एक ही कमरे में रहते थे तो उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था, पर हार्लिन ने सभी को धोखा देकर सारी चीजों पर कंट्रोल पा लिया। हार्लिन का मानना ये होता है कि इंसान पृथ्वी की कदर नहीं करते, वो पृथ्वी को इतना बेकार बना रहे हैं कि कुछ सालों में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हार्लिन चाहता था कि वो आधे इंसानों को खत्म कर दे और बाकी आधे इंसानों के साथ पृथ्वी को एडवांस बनाए। उन इंसानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद हार्लिन ही ले रहा था, और अब हार्लिन के पास तो एडवांस वेपन्स भी मौजूद हैं। वो तो एटलास से अब सामने जाकर पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद एक शील्ड का सिक्योरिटी कोड मांगने लगा। एटलास को इन चीजों के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है, इसीलिए वो उसे काफी टॉर्चर करने लगा। थोड़ी ही दूरी पर कर्नल मौजूद थे, जो एटलास को इशारा करते हैं कि तुम अपने एआई रोबोट स्मिथ को बुलाओ। एटलास के ऐसा बोलते ही स्मिथ तुरंत ही उसके पास आने लगा और उसे अपने अंदर बिठा लेता है।
यहाँ एटलास और उसका रोबोट पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुके थे। स्मिथ के पास तो कई सारे वेपन्स आ जाते हैं और वो उसकी मदद से बड़ी एफिशिएंटली एआई रोबोट्स की सेना से फाइट करने लगा। वो इतना ज्यादा ओवर पावर हो जाता है कि बड़े से बड़े वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर दे। एटलास ने तो ऊपर जा रहे स्पेसशिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि वो पृथ्वी की तरफ मुड़ रहे होते हैं। अब इतनी ज्यादा तबाही देखकर हार्लिन भी काफी शॉक हो गया। वो खुद बाहर आ जाता है एटलास के रोबोट से फाइट करने के लिए। थोड़े समय तक तो स्मिथ ने हार्लिन को काफी अच्छी टक्कर दी, लेकिन हार्लिन एक एडवांस एआई रोबोट था। उसने धीरे धीरे करके स्मिथ नाम के रोबोट का सिस्टम ही बेकार कर दिया। स्मिथ एक मोमेंट के बाद एटलास को बाहर निकाल लेता है क्योंकि ये उसके लिए खतरा हो सकता था। हार्लिन बिल्कुल नहीं रुकता और वो स्मिथ पर हमला करते ही जाता है। बट अच्छी बात ये हुई कि पीछे से अचानक एटलास आ गई और उसने हार्लिन के सर पर वार कर दिया, यानी कि अब हार्लिन पूरी तरीके से मर चुका है। बट एटलास बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका वो रोबोट जिसका नाम स्मिथ था वो मर जाए। स्मिथ को पता होता है कि अगर वो अपनी पावर यूज करता रहेगा तो ऑक्सीजन जनरेशन वाली टेक्निक बेकार हो जाएगी। इसीलिए वो अपने आप को डीएक्टिवेट करने का डिसाइड करता है, जिससे कि एटलास को कुछ घंटों तक ऑक्सीजन मिले। स्मिथ ने अपने आप को डीएक्टिवेट कर लिया, जिसके बाद एटलास उस प्लेनेट पर अकेले रहती है। कुछ समय में वहाँ आईसीएन की बड़ी स्पेसशिप आकर एटलास को रेस्क्यू कर लेती है। अपने हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद जनरल एटलास के लिए वो पौधे लेकर आ रहे थे जो कि उसने प्लेनेट पर देखा था। बाकी सारे प्लेनेट एटलास के इस कंट्रीब्यूशन से बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि एटलास के क्रू में जितने भी मेंबर्स थे उनके मरने के बाद वो उसका टैग उनके पेरेंट्स को दे देती है। और अब उसने डिसाइड किया कि वो इसी तरीके से मिशन करते रहेगी जब तक अर्थ सेफ ना बन जाए। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।